नमस्कार। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई बीमारियां जीवन का हिस्सा बन गई हैं। इतना ही नहीं, आरामदायक जीवन में भी कई बार हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हड्डी के रोगों में घुटने और कूल्हे के रोग का आना आम बात है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे अपने हेल्थ गुरु में, और इस खास सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में कि क्यों नी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है और कब हमें इसे कराना चाहिए। इसके लिए हमने अपने एक्सपर्ट को यहाँ आमंत्रित किया है। सद्भावना हॉस्पिटल से हमारे बीच है डॉक्टर अंकुर गुप्ता, MS ऑर्थो, MCH ऑर्थो। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि लोग बहुत आसानी से बैठ नहीं पाते और उन्हें बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द रहता है, तो नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता क्यों है और क्या वास्तव में नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए? देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट हैं जी। कि कुछ लोग नहीं बैठ पाते हैं। क्या होता है, एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कोई भी दवाई, कोई भी तरीका रोक नहीं सकता। जब हमारी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे अंगों की भी उम्र बढ़ती है जी। एज के साथ किसी का हार्ट वीक होता है, वो हार्ट के डॉक्टर को दिखाता है जी। किसी के घुटने घिस जाते हैं तो वो हमारे पास आता है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को घुटने में दर्द होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या को घुटनों में दर्द होता है। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ घुटनों की उम्र भी बढ़ती चली जाती है जी। अब किस स्थिति में इसका ऑपरेशन की जरूरत होती है? जब भी किसी आदमी के घुटने घिसने शुरू होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, एजिंग है, ये एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि मैं कल तक ठीक था और आज मेरे घुटने घिस गए। तो ये एक धीरे धीरे घुटने इस लेवल पे आते हैं कि आदमी उन घुटनों से, जो घुटनों का नॉर्मल काम है, वो कर नहीं पाता। घुटनों का नॉर्मल काम क्या है? घुटनों का काम है, मैं अगर अभी खड़ा होना चाहूं और यहां से दूसरे कमरे में जाना चाहूं तो घुटना मुझे बिना दर्द के ले जाए। मैं अगर टॉयलेट जाना चाहूं तो मैं 1 मिनट में उठूं, फटाक से टॉयलेट जाऊं और वापस आ जाऊं। मुझे अगर शादियों में जाना है, वहां घंटों खड़ा रहना है, तो घुटना मेरे शरीर का वजन ले और बिना दर्द के मुझे खड़ा होना दे। अगर कोई भी घुटना ये काम नहीं कर पा रहा है, यानी मेरी दिनचर्या मुझे जीने नहीं दे रहा दर्द की वजह से, तो वो घुटना चेंज होना मांगता है। जी डॉक्टर साहब, घुटने को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा वजन हो गया तब, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि उसे मतलब लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि घुटने को बदलवाने की ज़रूरत है, क्योंकि सामान्य दर्द की तरह लोग इसे ले लेते हैं। तो जब असहनीय दर्द हो जाए तब हम क्या समझें कि नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, या फिर कोई ऐसे सिस्टम है जो हमें नज़र आएंगे कि घुटने को अब बदलना होगा? जी, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले, घिसे हुए घुटने बैठे हुए दर्द नहीं देते हैं। घिसे हुए घुटने तभी दर्द देते हैं जब घुटनों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर मैं बैठ के खड़े होने में मुझे बहुत दर्द होता है, एक जगह काफी देर खड़े होने में मुझे बहुत दर्द होता है, और मैं लंबा चलने से डरता हूं, शादियों में जाने से डरता हूं, बहुत सारे रसोई में घंटों खड़े होने से डरती हूं मैं, तब ये टाइम आ गया है कि ये घुटने खराब हो गए हैं, इनको जी चेंज करना चाहिए। अब असलियत में घुटनों के अंदर क्या होता है? 2 हड्डियां कभी भी आपस में नहीं टकराती, चाहे उंगली का छोटा जोड़ हो, चाहे घुटने का बड़ा जोड़ हो। हर जोड़ में एक खासियत है कि 2 हड्डियां आपस में कभी नहीं टकराती। हड्डियों के ऊपर एक सतह लगी होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। अब इस कार्टिलेज को पब्लिक अलग अलग गलत नामों से जानती है। कोई आदमी इसको बोलता है, मुझे किसी ने बताया घुटनों की ग्रीस कम हो गई है। घुटनों में ग्रीस होती तो हम ग्रीस के कनस्तर लेके बैठते, घुटनों में ग्रीस डाल देते लोगों के। घुटनों में ग्रीस नहीं होती, घुटनों में ऑयल नहीं होता। ये जो एक कोटिंग होती है जो हड्डी के ऊपर लगी रहती है, यही ऑयल का काम करती है। ये कोटिंग बर्फ से ज्यादा सख्त और बर्फ से ज्यादा चिकनी होती है जी। तो आम भाषा में इसको ऑयल बोल देते हैं, कोई इसको गद्दी बोल देता है। ये मुलायम नहीं होती है, सख्त होती है, और ये निर्जीव होती है, नखून की तरह। तो जब हम चलते हैं तो दोनों हड्डियां एक दूसरे पे नहीं चलती है, निर्जीव कोटिंग पे चलती है, इसलिए दर्द नहीं होता। अब समय के साथ इस कोटिंग का एक और नाम है गैप। जब किसी का एक्सरे कराया जाता है तो कई बार डॉक्टर उनको बताते हैं आपका गैप कम हो गया है, गैप ज्यादा हो गया है। ये गैप क्या है? ये कार्टिलेज क्योंकि कैल्शियम से नहीं बनता, इसलिए एक्सरे में नजर नहीं आता। जब एक्सरे में नजर नहीं आता तो इसका नाम रख दिया गया गैप। तो ना ये गैप है, ना ये लिक्विड है, ना ये गद्दी है। ये एक सख्त सतह है जो बहुत चिकनी है और निर्जीव है। अब धीरे धीरे ये सतह खराब होती है। शुरू में बारिश के समय दर्द होना, ठंड के समय 5 दिन 10 दिन का दर्द होना, ये पहला लक्षण है जो बताता है घुटने शायद थोड़े से घिसने लगे हैं। जब ये घुटने धीरे धीरे इस लेवल पे होते हैं कि दर्द रोज रहने लग जाता है और रोज आदमी को दर्द की दवा खानी पड़ रही है, तो वो समय है ऑपरेशन कराने का। दूसरा,
एक्सरे से देख के समझ में आता है। अगर हम किसी का एक्सरे कराए और दोनों घुटने के बीच में वो ब्लैक गैप यानी जो कार्टिलेज है वो खत्म हो चुका है, यानी ये घुटने खत्म हो चुके हैं, ये ऑपरेशन से ही ठीक होंगे। जी। तीसरा, जो हमारे पास कुछ दवाइयां हैं आजकल जो घुटने को चिकना कर देती हैं, अगर उन दवाइयों से असर आ रहा है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर उन दवाइयों से भी असर आना बंद हो गया तो ऑपरेशन कराना है। तो 3 पॉइंट, अगर आप अपनी जिंदगी घुटनों की वजह से जी नहीं पा रहे हैं, रोज दर्द होता है और एक्सरे आपका बोलता है कि ये घुटने खराब हैं, और तीसरा बेसिक दवाइयां, पेन किलर नहीं, नॉर्मल दवाइयां जो घुटनों की लाइफ बढ़ाती हैं, अगर वो दवाई काम नहीं कर रही तो ऑपरेशन का टाइम आ गया। अच्छा, सर अब ये भी जानना है कि महिलाओं में ये समस्या क्यों होती है? महिलाओं में भी समस्या होती है? ये समस्या हिंदुस्तान में अगर हम 10 घुटने बदलते हैं तो 8 औरतों के बदलते हैं और 2 आदमियों के बदलते हैं। अब ये यहां समझना होगा कि घुटनों के दर्द को हमेशा वजन को दोष देके घुटनों के दर्द को बताया गया है, लेकिन वजन एक छोटा सा पार्ट है घुटने खराब होने में। सबसे जरूरी पार्ट, 2 सबसे जरूरी पार्ट है। पहला, जेनेटिक्स, यानी मेरे बाल उड़े हैं, मेरे फादर के भी बाल उड़े थे, मेरे ग्रैंडफादर के भी बाल समय से पहले उड़े थे, यानी हमारी फैमिली में बाल जल्दी उड़ जाते हैं। उसी तरह कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें घुटने में इस कोटिंग की बनावट ऐसी होती है कि ये जल्दी हट जाती है। तो अगर मेरी माँ के घुटनों में बहुत दर्द है या मेरे फादर के घुटनों में बहुत दर्द है तो चांसेस है कि मेरे घुटने भी खराब होंगे। तो इसको तो हम बदल नहीं सकते। मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन मेरी हाइट डिसाइड हो गई, उस दिन मेरे घुटने खराब होंगे या नहीं होंगे उसमें काफी हद तक डिसाइड हो गया। लेकिन दूसरी चीज जिसको बदला जा सकता है, और औरतों में ज्यादा क्यों है, वो है थाई मसल की स्ट्रेंथ। जो थाई मसल, जिसको बाइसेप्स का नाम सारी दुनिया जानती है, थाई मसल का नाम है क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स मसल जिनकी स्ट्रांग होती है उनके घुटने नहीं घिसते। अच्छा। और क्वाड्रिसेप्स मसल किनकी स्ट्रांग होती है? जो लोग रोज वॉक करते हैं। जो लोग सुबह उठ के 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करके आते हैं उनकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती है। जिसने बचपन में खूब साइकिल चलाई होती है उनकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती है, चलने से, साइकिलिंग से, एक्सरसाइज से। अब मेरे देश में औरतें घर से कम निकलती रही हैं। जब छोटी थी तो लड़के बाहर जाके खेलते थे, आजकल तो कोई नहीं खेलता, आजकल सब मोबाइल में लगे हैं। लेकिन उस जमाने में जो लेडीज बूढ़ी हो रही हैं उनके जमाने में लड़के बाहर निकलते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, नौकरी करते थे। लड़कियां अगर स्कूल कॉलेज भी जाती थी तो लिमिटेड थी, और एक्सरसाइज, खेलना बिल्कुल कम था। तो जब मसल वीक होंगी तो सारा स्ट्रेस घुटने पे पड़ेगा। इसलिए अच्छा, अब आदमियों में कौन खराब होते हैं? अधिकतर लोग जो सिडेंटरी जॉब में होते हैं, कि गल्ले पे बैठे हैं सारे दिन, खूब मेहनत करी है लेकिन उनके घुटने खराब होते हैं। तो वीक क्वाड्रिसेप्स खराब घुटने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मेरे देश में औरतें ज्यादा इस तकलीफ से हमारे पास आती हैं। अगर आप यूरोप और अमेरिका में जाएं तो जितने आदमी होते हैं उतनी औरतें होती हैं, कि वहां लोग बहुत ज्यादा चलते हैं। औरतें भी खूब चलती हैं, आदमी भी खूब चलते हैं। मेरे देश में चलने का रिवाज बहुत कम है। जी, मतलब ये मान के चले डॉक्टर साहब कि अगर आपका मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है उस वजह से भी घुटनों की शिकायत हो सकती है। यदि आप लगातार चलते रहते हैं, वॉक करते हैं, तो आपको इस तरह की शिकायत नहीं होगी। जी, डॉक्टर साहब एक सवाल और मन में उठता है कि खान पान का भी क्या असर पड़ता है? कई बार ऐसा कहा जाता है तेलीय खाने की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो क्या वास्तव में तेलीय खाना जो है वो नुकसान पहुंचाता है? नहीं, सबसे पहले आजकल व्हाट्सएप और यूट्यूब ज्ञान का जमाना है। कोई भी आदमी कोई भी जानकारी बिना उसको प्रूफ किए, हम देखते रहते हैं व्हाट्सएप पे तरह तरह के वीडियो आते हैं कि लहसुन चबा लो तो हार्ट अटैक बच जाएगा, है ना। इस तरह की बातें कोई भी कहीं भी फैला देता है। तो पॉइंट ये है कि तेल खाने या ना खाने से घुटने के कार्टिलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। घुटने का कार्टिलेज तेल से नहीं बनता, कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनता कि मैं खूब तेल खा लूंगा तो मेरे घुटने चिकने हो जाएंगे या खा लूंगा तो घुटने खराब हो जाएंगे। खान पान का सिंपल फंडा है कि वजन एक जो छोटा सा वो है वो रोल प्ले करता है, लेकिन उसमें भी वजन में फैट, अगर आपकी बॉडी में मसल्स ज्यादा है तो आपका वजन ज्यादा होगा लेकिन फिर भी आप हेल्दी होंगे। जी, तो पॉइंट ये है, खाने से घुटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक, बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम अपने घुटनों के इलाज के लिए किस ओर रुख करें। तो आप हमें पहले तो मार्गदर्शन दीजिए कि होम्योपैथी और एलोपैथी में इलाज का क्या प्रावधान है, आयुर्वेदिक में क्या है और कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद, एलोपैथ, इसमें फर्क क्या है। जब हम आयुर्वेद की बात करते थे तो एक वैद्य जी एक पत्ते को या एक जड़ी बूटी को निकाल कर उसको घिसते थे और वो मरीज को दिया करते थे।
एलोपैथी ने क्या किया, इसका साइंटिफिक बेसिस बनाया। जैसे पहली जो हार्ट के लिए दवा थी उसका नाम था डिजिटालिस जी। तो वैद्य जी एक पत्ते को कूट के देते थे, हार्ट स्ट्रांग हो जाता था। एलोपैथी साइंस ने क्या किया, उस पत्ते को ब्रेक किया, उसके अंदर जो केमिकल हार्ट को फायदा देता था उसको टैबलेट में डाला और मरीज को दे दिया। इससे फायदा ये हुआ कि हम डोज नियंत्रित कर सकते हैं। अगर वैद्य जी ने पत्ता बड़ा तोड़ा है तो डोज ज्यादा चली जाएगी, पत्ता छोटा है तो डोज कम चली जाएगी। जब उसी को मैंने रिफाइन करके, एक तरह से गुड़ और चीनी वाला बात है जी, ठीक है। तो आयुर्वेद भी जब घुटने कम खराब हैं तो आयुर्वेद में भी ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत असर करेंगी, होम्योपैथी में भी दवाइयां हैं जो असर करेंगी, और हमारे पास जो आजकल एलोपैथी में हम दवा यूज कर रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां पेड़ों और पत्तों से आती हैं। अगर आप देखें उसमें लिखा रहता है कि प्लांट एक्सट्रैक्ट है, रोजिप एक्सट्रैक्ट है, जैसे वो यूज होते हैं। रोजिप एक खास तरह का पौधा है जो कई हजार साल पहले वैद्य जी या जो आचार्य लोग होते थे वो घुटनों के दर्द के लिए दिया करते थे। हम भी वो दवा देते हैं लेकिन उसका एलोपैथिक नाम करके, केमिकल वही है, उस पत्ते को एक्सट्रैक्ट किया, गोली में डाला और दिया। तो हम भी बहुत सारी दवाइयां, एक तरह से आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो आजकल इस्तेमाल करते हैं घुटनों के दर्द के लिए, और वो बहुत असरदार होती हैं जब तक कार्टिलेज बचा हुआ है, जब तक वो कोटिंग बची हुई है। कई दवाइयों से मरीजों को बहुत फायदा होता है। जैसे मैंने तीसरा पॉइंट बताया था कि अगर दवाइयां काम करना बंद कर दे, ये वो दवाइयां हैं जो हमने एक्चुअली पेड़ पौधों से ली हैं, नेचुरल दवाइयां हैं, साइड इफेक्ट नहीं है इनका। इनको तब तक हम चलाते हैं जब तक घुटने पूरे नहीं घिस जाए। और कम घिसे घुटनों में कई बार लोग आते हैं, सर बहुत दर्द है, मैंने सोच लिया अब मैं ऑपरेशन कराऊंगा। मैं उनका एक्सरे करा के देखता हूं, बीच में गैप होता है। मुझे 3 डॉक्टरों ने बोला है कि ऑपरेशन करा लो, लेकिन जब बीच में मुझे गैप दिखता है तो मैं कहता हूं मैं आपको ये आयुर्वेदिक एलोपैथिक वाली जो दवा है ना, जो पेड़ पत्तों से निकाली हुई एलोपैथिक दवा मैं आपको दे रहा हूं, है ना। एलोपैथिक इसलिए क्योंकि वो रिफाइंड है, गुड़ का चीनी कर दिया हमने, है ना। उन दवाइयों से उनको बहुत फायदा होता है और उनका ऑपरेशन टल जाता है जी। लेकिन अगर वो कार्टिलेज नहीं बचा तो दुनिया की कोई दवा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, मैं मरीजों से कहता हूं, टीवी में ऐड आते हैं कि फलानी दवा खा लो घुटने ठीक हो जाएंगे, है ना। मैं उनसे कहता हूं कि आप सबसे पहले ना जो आपको गारंटी देता है सबसे जाके मिल लो, सारी दवाई ट्राई कर लो, क्योंकि जब छू गया तो कोई दवा का काम नहीं करेगी। जब छू गया तो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है और एक मैकेनिकल सर्जरी से ही ठीक होगी। जी बिल्कुल। और भी बहुत सारी जिज्ञासाएं अब मन में उठने लगी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी और भी लेने हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट की। तो सर एक सवाल मन में और उठ रहा है कि जब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो लोगों को लगता है मालिश करवा लो, कुछ लोग सिकाई से भी आराम पा लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है बर्फ सेक लो। तो मतलब सबकी अपनी अपनी सलाह है और सब उसका प्रयोग तो करते हैं, तो ये कितना सुरक्षित है? देखिए, मालिश करना, सिकाई करना ये एक सुरक्षित चीज है, लेकिन मालिश सिकाई से अंदर की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। देखिए, मालिश, सिकाई, तेल, आयुर्वेदिक तेल, वो एक ऐड आता है बहुत, एक तेल का भयानक कि इसको लगाओ और आदमी चलने लग जाएगा। ये सारे क्या करते हैं, जब आप शरीर के ऊपर एक नई सेंसेशन देते हैं तो अंदर का दर्द थोड़ी देर के लिए महसूस कम होता है। यानी एक तरह से शुतुरमुर्ग ने जो गर्दन झुकाई है, हम वो वाला काम कर रहे हैं मालिश करके कि देखो थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो गया, लेकिन बीमारी वही वैसी की वैसी ही है। जिस दिन आप तेल लगाना, मालिश करना जैसे ही बंद करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर से दर्द होने लगेगा। तो ये कोई तरीका नहीं है किसी भी तकलीफ को ठीक करने का। हाँ, उस तरह मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं, मेरी गर्दन में हल्का दर्द हो रहा है, ठीक है, जब तक दवा का असर आएगा तब तक मुझे ऑपरेशन करने में दिक्कत होगी, तो मैं एक तेल लगा लेता हूं, किसी से मालिश करा लेता हूं, 2 घंटे के लिए उस ऑपरेशन के दौरान या उस काम के दौरान मुझे तकलीफ नहीं होती। बस तेल मालिश का यहीं तक वो है कि 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा राहत दे देते हैं, अंदर सिस्टम ठीक नहीं कर सकता कोई भी तेल, दुनिया का कोई भी तेल। जी। और सर, डॉक्टर के पास जाने में भी लोग कतराते हैं और सबसे ज्यादा कतराते हैं ऑपरेशन का नाम सुनकर। जैसे ही उन्हें पता चलता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पहले तो लोग जितना टाल सकते हैं उतना वो टालते हैं, और यदि उन्होंने किसी तरह अपने मन भी बना लिया तो मन में एक प्रश्न ये उठता है कि ऑपरेशन के बाद कितने दिन में वो चल पाएंगे और कि सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान कैसे आप देंगे हमारे दर्शकों? सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि आज से कई साल पहले जब मैं 15 साल का था, तब मैं डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर के चैम्बर में घुसने से पहले डर लगता है। क्या डर लगता है? पता नहीं मुझे क्या बीमारी हो गई, पता नहीं क्या बताएगा,
पता नहीं जो इलाज देगा उसमें कितनी तकलीफ होगी मुझे, मैं अंदर घुसूंगा, ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा, उसमें मुझे पता नहीं कितनी बार सुई लगेगी। तो डॉक्टर से मिलना कभी भी सुख की अनुभूति वाला वो नहीं। डॉक्टर के पास जाने से सबको डर लगता है, और डॉक्टर होके अगर मुझे कोई तकलीफ होती है तो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास एज ए पेशेंट जाने में भी डर लगता है। तो ये बात हम समझते हैं कि डॉक्टर से मिलना ही डरावना है। दूसरी बात, ऑपरेशन तो उससे 10 गुना डरावना है, कोई भी ऑपरेशन, है ना। तो लेकिन मैं केवल एक ही बात करता हूं, मेरे पास कई बार लेडीज आके बैठती हैं, जैसे ही मैं उनको बताता हूं ऑपरेशन की जरूरत है, कहती मेरा सारा दर्द खत्म हो गया, मुझे घर जाना है, या वो आंसू बहने लग जाते हैं, रोने लग जाती है केवल इस बात सुन के कि मुझे ऑपरेशन मेरा होगा, उसकी संभावना ही इतनी खतरनाक है। तो ऑपरेशन से डर लाजमी है, सबको लगता है, लेकिन मैं केवल एक ही बात उनको बताता हूं, आप ऑपरेशन से डर रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि ये दर्द आपकी आने वाली, आप 62 साल की हो, आने वाली 15 साल ये दर्द आपको रोज तड़पाएगा। हम एक दिन के ऑपरेशन के डर से 15 साल की जिंदगी कोई कैसे खराब कर सकता है। अभी 15 दिन पहले हमने एक लेडी को ऑपरेट किया जो 87 की थी। 60 साल की उम्र से दर्द था, वो ये सोचती थी कि मैं तो कल मर जाऊंगी, क्या जरूरत है ऑपरेशन कराने की। 60 साल से 87 साल तक वो लंगड़ा के चली, 4 महीने से चलना छोड़ दिया, अब मजबूरी में आके ऑपरेशन कराया, अब वो चलेंगी। अब वो घुटना उनसे ज्यादा उनका घुटना लंबा जीने वाला है जी। तो इस समय आके ऑपरेशन कराने का कोई औचित्य नहीं है। अगर उन्होंने यही ऑपरेशन 20 साल पहले कराया होता तो 20 साल की जिंदगी उनकी अच्छी जाती। जहां तक कि सक्सेस की बात है, दुनिया में कोई भी ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट जैसा ऑपरेशन दुनिया में कोई दूसरा बना नहीं जिसका रिजल्ट ऑलमोस्ट 99% तक है। तो हम जितने भी ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक साइंस में करते हैं, पेट के ऑपरेशन होते हैं, हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, नी रिप्लेसमेंट से ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन आज तक मेडिकल साइंस नहीं बना पाई जी। लेकिन मैं इस ऑपरेशन को भूत से कंपेयर करता हूं। जैसे भूत की कहानियां पड़ोसी आके सुनाता है कि पेड़ के पीछे भूत है, आप उससे पूछो तूने देखा, तो देखा नहीं है उसने, किसी और ने बताया था उसको। फिर किसी और को मिलो तो वो बोलता है किसी और ने बताया था, वो भूत को देखने वाला आज तक नहीं मिला। तो जैसे ही आपके घुटनों में दर्द होता है और आप और आपकी फैमिली मन बना लेते हैं कि अब मम्मी का मैं ऑपरेशन कराऊंगी, तभी एक बुआ फोन करके बोलती है मत करा लेना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बुआ से एक सवाल पूछो, बुआ आपने किसी को देखा है? बोली देखा तो किसी को नहीं है बेटा, सब लोग कहते हैं, तो हम तो फैमिली वाले हैं, तो हम तो सही राय देंगे, मत करा लेना, तुम दर्द में पड़े रहो, तुम तकलीफ भोगते रहो, लेकिन हम अपनी राय देंगे। तो भूत के जैसे गलत राय और गलत बातें इसके बारे में फैली हुई है। तो जो आपको ये राय दे कि आप ऑपरेशन मत कराना, इसके बाद बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, 3 महीने में बैठ जाते हैं, 6 महीने में बैठ जाते हैं, चल ही नहीं पाते, 3 महीने बिस्तर में रहना पड़ता है, उससे एक ही सवाल पूछना है, आपने कितने लोगों को देखा? 99% जवाब आएगा हमने किसी को देखा नहीं है, सुना है। ऐसा होता है। तो सुनी सुनाई बातों पर जो विश्वास करते हैं वो हमेशा तकलीफी बातें हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल भ्रांतियों में हमें नहीं पड़ना है। डॉक्टर साहब क्या होता है ना कि जब घुटना रिप्लेसमेंट हम करा लेते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। लोगों को लगता है कि घुटना अगर रिप्लेसमेंट करा लिया है तो अब सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या आप कोई हिदायत देते हैं पेशेंट को कि अब आपको ये नहीं करना है? बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं जब पेशेंट मेरे पास आते हैं मैं उनसे पूछता हूं आप घुटना रिप्लेस क्यों कराना चाहते हैं, आप आगे क्या जिंदगी उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप इसके बाद शादियों में जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे और जाना चाहते हैं तो ऑपरेशन कराइए। अगर सब लोग वैष्णो देवी गए थे, आप भी जाना चाहते हैं तो आप कराइए। अगर आपका हज पे जाने का प्लान था और घुटनों की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो आप कराइए। यानी अगर आप अपनी जिंदगी पूरी जीना चाहते हैं और अच्छे से जीना चाहते हैं तभी ऑपरेशन कराइए। तो इस ऑपरेशन के बाद एक ही चीज मना है, आराम करना। बिल्कुल। इस ऑपरेशन के बाद मैं 5वें दिन वो जो पेशेंट के साथ उनकी बेटियां आती हैं, मैं बोलता हूं इनको ना अपने मायके भेज दो। क्यों? क्योंकि ये कहेंगी मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ है तो चाय हम इनको बिस्तर पे पहुंचा दे, पानी बिस्तर में पहुंचा दे। 5वें दिन से वो अपना काम खुद से करेंगी, अपनी चाय खुद बनाएंगी, पानी पीना है तो खुद उठिए पानी लेकर आइए। ऑपरेशन के बाद जितना ज्यादा आदमी चलेगा उतने उस घुटने की लाइफ बढ़ेगी और उतना सक्सेस आता रहेगा जी। तो एक ही चीज मना है इस ऑपरेशन के बाद, आराम करना, हाँ, और कुछ लोगों के लिए इंडियन टॉयलेट यूज करना, क्योंकि इंडियन टॉयलेट घुटनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर देता है। तो अगर मैं कहूं कि क्या लाइफस्टाइल मॉडिफाई होगा तो इंडियन टॉयलेट मना होगा। हालांकि 99% लोग जो ऑपरेशन कराने की स्थिति में पहुंचते हैं वो वैसे भी इंडियन टॉयलेट पहले से भी यूज नहीं कर रहे होते, वो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद इंडियन टॉयलेट की यूज कोशिश करके ना किया जाए और आराम वाली जिंदगी नहीं जिया जाए। अगर आपका इच्छा थी, मेरे पास पेशेंट है
अब कम से कम मेरे पास 15 ऐसे पेशेंट हो गए हैं जिन्होंने कहा था कि मेरी हज जाने की बहुत मन था, लेकिन इन दर्द की वजह से मैं टिकट कराने की हिम्मत नहीं करती। हमने फरवरी में ऑपरेशन किया और जुलाई में उन्होंने वीडियो भेजा है कि मैं हज में 22 किलोमीटर चल के आई। बहुत खूब। यानी कि ये शरीर जो है ना वो मशीन की तरह है, इसका लगातार चलते रहना, क्रियाशील होना बेहद जरूरी है। यदि आपने उसे थाम दिया तो जंग लग सकती है। आपने इतना वक्त निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यदि आप घबरा रहे हैं कि घुटनों का दर्द सह लेंगे लेकिन ऑपरेशन नहीं कराएंगे, तो अब इस डर को बाहर निकालिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।